ये देखिए कितनी इंस्पायरिंग तस्वीर और विचार हैं। इसमें लिखा है, जब आप खुश नहीं होते या उदास होते हो तो ज़िंदगी आप पे हंसती है, और जब आप खुश होते हो तो ज़िंदगी आप पे मुस्कुराती है। लेकिन जब आप दूसरों को खुशी बांटने का काम करते हो तो ज़िंदगी आपको सल्यूट करती है। मतलब खुशी और नॉलेज बांटने से बढ़ती है, कम नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हनी आज़ाद एडवोकेट, होशियारपुर पंजाब से। मैं आप सबका अपने वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम लेबरर्स के रिगार्डिंग लॉ की प्रोविजंस को पढ़ेंगे, खासकर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि यह वीडियो मैंने बहुत सी मेहनत करके बनाई है और यह वीडियो आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और लेबर लॉज के रिगार्डिंग काफ़ी जानकारी देने वाली है। सबसे पहले मैं आप सबको ये बता दूं कि इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसे आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। पहले तो ये समझ लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। किसी भी देश के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन एक पवित्र डॉक्यूमेंट की तरह होता है जो उस देश के लिए मशीनरी प्रदान करता है। वही बताएगा कि कौन सी बॉडी लॉ बनाएगी, कौन सी बॉडी उस लॉ को एग्जीक्यूट करेगी और कौन सी बॉडी उस लॉ को इंटरप्रेट करेगी। यानी किसी भी लॉ में कोई भी लिखी हुई बात समझाएगा कौन। उसके अलावा इस देश के नागरिकों के क्या हक होने चाहिए और इस देश के नागरिकों के क्या जिम्मेवारियां होनी चाहिए, क्या इस देश की सरकार की जिम्मेवारी होनी चाहिए, कितना टैक्स लगेगा, किस चीज़ पे टैक्स लगेगा, वगैरह वगैरह। आप सबको पता है कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान की प्रस्तावना के मुताबिक भारत एक सोशलिस्ट कंट्री है जो हर एक सिटीजन को सोशल जस्टिस प्रदान करती है। सोशल जस्टिस का मतलब अमीर और गरीब में जो गैप होता है उसे कम से कम करना है। रोज़गार के मौके सभी को समान रूप में मिलने चाहिए। नस्लवाद की नफरत को मिटाना है। जात पात के जहर का बीज नाश करना है। और सरकार ऐसी होनी चाहिए कि जो धर्म को लेके पक्षपात ना करे। कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 22 भाग हैं, 22 पार्ट्स हैं। उसमें तीसरा पार्ट जो फंडामेंटल राइट के बारे में बताता है और पार्ट 4 जो सरकार ने नीति तैयार करनी है देश के लिए, उसके लिए दिशा निर्देश बताता है। तो इससे आप समझ ही गए होंगे कि पार्ट 4 जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, दिशा निर्देश सरकार के लिए, वो कितने इम्पोर्टेंट पार्ट है। और इन पार्ट 3 और 4 के ज़रिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देश के मजदूर वर्ग को सोशल जस्टिस प्रदान करता है, जैसे काम के लिए मानवीय शर्तें, गर्भवती महिला मजदूरों को मैटरनिटी रिलीफ, बंधुआ मजदूरी पर बैन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को ऑफेंस डिक्लेयर करना, बेगार को रोकना यानी कि बिना वेतन की मजदूरी को रोकना। आर्टिकल 23 और 24 यहाँ के नागरिकों और गैर नागरिकों को सभी को समान रूप में उपलब्ध हैं। जैसे पंजाब के रेस्टोरेंट, होटल्स, ढाबे और छोटी मोटी फास्ट फूड की दुकानों में नेपाली लोग ज़्यादा काम करते हैं, तो अगर उनसे बंधुआ मजदूरी करवाई जाए और जब वह आर्टिकल 23 के जरिए आवाज़ उठाएं तो यह नहीं कहा जा सकता कि यह फंडामेंटल राइट्स सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को ही मिलेंगे और तुम नेपाली हो, तुम्हें यह राइट्स नहीं मिलेंगे। आर्टिकल 24 में बाल मजदूरी पे बैन लगाया गया है, यानी कि चाइल्ड लेबर पे बैन लगाया गया है। लेकिन चाइल्ड की परिभाषा में सिर्फ 14 साल से कम की उम्र के बच्चे ही आते हैं और उनसे मजदूरी जो बैन की गई है वो हजार्डस वर्क्स की कैटेगरी में आनी चाहिए। अगर हजार्डस वर्क की बात करें तो फैक्ट्री में काम करना या माइंस में काम करना, यानी जो खान होती है जैसे कोयले की खान, उसमें काम करना, या कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करना, जैसे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है वहाँ पे काम करना, उसको खतरनाक माना गया है, यानी हजार्डस वर्क पे आता है। लेकिन ये जो मैंने आपको 3 कैटेगरीज बताई, ये लिस्ट काफ़ी नहीं है। हजार्डस वर्क में कई और काम भी आ सकते हैं। तो आर्टिकल 23 में 2 क्लॉजेस हैं। पहले क्लॉज को भी हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहले हिस्से में प्रोहिबिशन की बात की गई है, दूसरे हिस्से में जो यहाँ पे प्रोहिबिट किया गया है उसकी कॉन्ट्रावेंशन अगर होती है
यानी उसकी अवहेलना होती है, उसको कोई नहीं मानता, तो उसे एक ऑफेंस डिक्लेयर किया गया है। लेकिन ऑफेंस कौन सा होगा या उसकी सज़ा क्या होगी, उसकी पनिशमेंट क्या होगी, वो बताया गया है आईपीसी में, इंडियन पीनल कोड, जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ था, यानी जो 1860 में आया था और 1862 में वो लागू हुआ था। इसका मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो जाने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन से पहले जो भी कानून थे वो सारे रद्द नहीं किए गए थे। सिर्फ आर्टिकल 13 के अधीन कोई भी जो पुराना लॉ, कस्टम, रीति रिवाज, रूढ़ियाँ, धार्मिक मान्यताएं जो फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन में जाती थी, यानी फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट थी, तो उन्हें रद्द किया गया था। आर्टिकल 13 के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। अब आर्टिकल 23 को विस्तार में देखते हैं। इसमें इसकी हेडिंग बोलती है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर। तो ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स को पनिश किया गया है सेक्शन 370 में आईपीसी के, और फोर्स्ड लेबर को सेक्शन 374 में। तो आर्टिकल 23 में ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स, बेगार या अदर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर यानी बंधुआ मजदूरी को प्रोहिबिट किया गया है। इसी आर्टिकल के सेकंड पार्ट में ये बोला गया है कि जो प्रोहिबिट किया गया है इसकी कोई कॉन्ट्रावेंशन, कोई वायलेशन करता है तो वो एक ऑफेंस होगा। तो हमारी इस डिस्कशन से ये पता लगता है कि आर्टिकल 23 जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज थे जैसे आईपीसी, उसमें जो सेक्शन थे 370, 372, 373, 374 उसे सैंक्शन देता है, उसे प्रवानगी देता है। एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का केस है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें गुजरात की ऑनरेबल हाई कोर्ट के खिलाफ गुजरात की सरकार ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। केस का फैसला 1998 में आया था और केस का नाम है स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ गुजरात, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी प्रिजनर यानी कैदी को अगर बामुशक्कत कैद होती है यानी रिगरस इम्प्रिजनमेंट होती है तो उसे हार्ड लेबर करनी पड़ सकती है और वो मना नहीं कर सकता। तो ये एक तरीके की बंधुआ मजदूरी के बराबर है, लेकिन ये परमिसिबल है। इसके बावजूद उसे रीजनेबल रेमनरेशन यानी रीजनेबल वेजेस मिलना उसका फंडामेंटल राइट है, और अगर सरकार उसे रीजनेबल वेजेस देने में इनकार करती है तो उसका आर्टिकल 23 वायलेट हो जाएगा और इस वायलेशन के खिलाफ वो आर्टिकल 32 के तहत सीधा सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर सकता है। तो जब एक प्रिजनर यानी कैदी को उसके फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं तो फिर फैक्ट्रियों में, माइंस में काम करने वाले यूपी के मजदूरों को उनके फंडामेंटल राइट से वंचित कैसे किया जा सकता है। हर आदमी को इज्जत की ज़िंदगी जीने का पूरा अधिकार है और यह उसका फंडामेंटल राइट है, जो कि भारतीय संविधान आर्टिकल 21 के तहत उसको प्रदान करता है। तो अगर फोर्स्ड लेबर बंधुआ मजदूरी किसी से करवाई जाती है तो उसका आर्टिकल 23 के साथ साथ आर्टिकल 21 की भी वायलेशन बनती है। तो अब हम आर्टिकल 23 के सेकंड क्लॉज की बात करते हैं। इसको अगर पढ़ा जाए, दूसरी क्लॉज सरकार को अधिकार देती है कि सरकार एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में पब्लिक वेलफेयर के लिए बंधुआ मजदूरी करवा सकती है, और इस बंधुआ मजदूरी को थोपने में सरकार धर्म, नस्ल, जात या वर्ग विशेष के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। वर्ड यहाँ पे कंपल्सरी सर्विस यूज़ किया गया है और वो भी पब्लिक पर्पसेस के लिए। इससे ये बात तो क्लियर है कि बंधुआ मजदूरी करवाने पर भी बेगार तो बिल्कुल नहीं करवाई जा सकती। अब हम आर्टिकल 24 के बारे में पढ़ते हैं, जिसका हेडिंग है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एट्सेट्रा। इसमें लिखा है कि 14 साल से कम आयु के बच्चे से किसी फैक्ट्री, माइंस यानी खान या किसी और हजार्डस एक्टिविटीज़ में काम नहीं करवाया जा सकता। हजार्डस एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग आपको मैंने पहले ही बता दिया कि फैक्ट्रीज़ में, माइंस में या कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम नहीं करवाया जा सकता।
बाकी बातें हम अगली वीडियो में करेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करें, नहीं तो डिसलाइक करें। डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, आप अगर लाइक करते हो तो मुझे नई नई वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स।